नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आनंद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्लेटफॉर्म पर। आइए आज से हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस सीरीज को देखेंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 69th बीपीएससी, जो कि 30 सितंबर 2023 को हुआ था। उसके क्वेश्चन को देखेंगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे। यदि हमारा कंटेंट और हमारा यह तरीका अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और अधिक से अधिक कंटेंट और वीडियो बना सकें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? पहला ऑप्शन ये है। पहला आपका ऑप्शन हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दूसरा है एज कंप्यूटिंग, तीसरा है नेटवर्क स्लाइसिंग। तो आपको बताना है कि नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर कौन सा है। चारों कोडिंग किया गया है, इसमें आपको सही उत्तर बताना है। देख लीजिए क्या हुआ सही आंसर। इसको हम जूम कर देते हैं। बताइए क्या सही आंसर होगा। तो आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों सही है। इंटरनेट ऑफ थिंग, एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग, ये तीनों सही हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, उपयुक्त सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। आप सूची देख लीजिए। सूची एक में है अंतरिक्ष मिशन, सूची 2 में है खोज। अंतरिक्ष मिशन कौन सा है और खोज किस लिए किया गया है? पहला ऑप्शन में है कैसिनी ह्यूजेंस। वो कैसिनी ह्यूजेंस अंतरिक्ष मिशन किस उद्देश्य से खोजा गया है? दूसरा है आपका जूनो, किस उद्देश्य से खोजा गया है? सी ऑप्शन में है आर्मेटिस, डी है वेरिटास। तो आपको बताना है, सम्मिलित करना है आपका कौन सही है। बताना है कौन सा कुट सही है। आपका कुट देख लिया स्क्रीन पर। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। आपका आंसर बताना है कौन सा कुट सही है। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कैसिनो ह्यूजेंस शनि और उसके वलय से संबंधित है। जूनो है, जूनो आपका बृहस्पति से संबंधित है। और आर्टेमिस मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक से संबंधित है। ये अमेरिका द्वारा शुरू किया गया है। वेरिटास आपका शुक्र से संबंधित है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची, इसमें मिलान करने के लिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यानी कि सूची 1 में कपड़ा और सूची 2 में उत्पत्ति। लिनन कपड़ा क्या चीज से उत्पन्न हुआ है और ये बताना है, सम्मिलित करना है। और आपका बी है जटा कोयर किस चीज से बना है। और सी है आपका मोहियार किस चीज से बना है। और डी आपका है डाउन किस चीज से बना है। आपको बताना है, सम्मिलित करना है। यहाँ कुट दिया हुआ है, देख लीजिए। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा
यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। यानी कि पहला ऑप्शन लेनिन, लेनिन लिनियन आपका सन्स का पौधा से बनता है। जटा या कोयर आपका नारियल के पौधा से बनता है। आपका मोहियार, मोहियार आपका अंगोरा बकरी से बनता है, ये काफ़ी महंगा होता है, कश्मीर साइड में बनता है, कश्मीर में पाया जाता है अंगोरा बकरी। आपका डी हो गया डाउन, डाउन आपका बतख और गीज के पंख से बनता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है टेनियासिस एक आंतकों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टीनिया सोलियम, टीनिया सानिगाटा, टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। आपको टेनियासिस एक आंत का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सागिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन वो देखते हैं, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टोकोसिस या एनसीसी कहा जाता है। न्यूरोसिस्टोकोसिस या एनसीसी कहा जाता है। तो उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सही है? बताएं कौन सा कथन सही है। आपका ऑप्शन है केवल, पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उपयुक्त में से दोनों। यहाँ आपका दोनों आंसर सही है। क्या है? आपका दोनों आंसर सही है। माने कि टीनियासिस एक आंत का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सानिगाटा, टेनिया एशियाटिका के कारण होती है। दूसरा है आपका जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टोकोसिस कहा जाता है। माने कि दोनों सही है आपका। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषाएं हैं? पहला है कंप्यूटर भाषाएं हैं। पहला हो गया कोबरा, दूसरा है पाइथन, तीसरा है स्किल्स, चौथा है जावा। तो आपको कुट में बताना है कौन सा कुट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। अपने कौन सा कंप्यूटर की भाषाएं हैं? आपका देख लीजिए। ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों, केवल 1 और 2। तीसरा ऑप्शन है केवल 3 और 4। चौथा ऑप्शन है 1 2 3 और चौथा डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी, माने कि उपयुक्त में से सभी। यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यानी कि कंप्यूटर की भाषाएं आपका सभी है, कोबरा भी है, पाइथन भी है, स्किल्स भी है, जावा भी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। जीपीटी का फुल फॉर्म बताना है। पहला ऑप्शन है ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज, बी ऑप्शन है GUID पार्टीशन टेबल, सी है ग्रुप पेगबोर्ड टेस्ट, डी ऑप्शन है जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जीपीटी का फुल फॉर्म हो गया ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज।
आपका ऑप्शन डी आपका सही है। जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर, जीपीटी का फुल फॉर्म है जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफर। चैट जीपीटी जो है उसी में हम लोग यूज करते हैं, ये ऑटोमेटिक आपसे चैट करता है। जीपीटी का फुल फॉर्म हो गया, जीपीटी का फुल फॉर्म हो गया जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है, आपको बताना है कौन सा जीव का स्वाद नहीं है। नहीं पर आपको विशेष को ध्यान देना है, नहीं तो हम लोग केवल जीव का स्वाद पढ़ते हैं और नहीं पढ़ना भूल जाते हैं तो ऑप्शन गलत हो जाता है। तो पहला है ऑप्शन मीठा, दूसरा है कड़वा, तीसरा है नमकीन, चौथा है मसालेदार, पांचवा है उमामी, छठा है खट्टा, सातवां है तीखा। तो आपका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या आंसर होगा। कुट है ए में, ए ऑप्शन है आपका 2, 5 और 7 जो है कि जीव का स्वाद नहीं है। बी ऑप्शन में दिया गया 1, 3 और 4, सी में 4 और 7 और डी में है 3 और 6। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, बताइए देखिए, आपका मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा, तीखा, मैंने कौन सा आपके जीव में स्वाद नहीं आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर है। यहाँ आपका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन सी सही है। मैंने 4 और 3, 4 में किया है मसालेदार और 3 है आपका 4 और 7, 4 में मसालेदार और 7 में तीखा। हमारे जीभ में मसालेदार और तीखा का स्वाद नहीं है, बाकी सभी का स्वाद है, यानी मीठा का भी है, कड़वा का भी है, नमकीन का भी है, उमामी का भी, खट्टा का भी है। मीठा का आगे वाला जीभ के भाग में होगा, कड़वा आपका पीछे होगा जीभ का, बाकी खट्टा आपका बीच में होगा। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं, बताना है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। पहला ऑप्शन है एनोरेक्सिया, नींद संबंधी विकार। पहला ऑप्शन क्या है, एनोरेक्सिया क्या है, नींद संबंधी विकार है। दूसरा है एंसोमिनिया, खाने का विकार है, ये बीमारी का नाम है, खाने का विकार है आपका। तीसरा ऑप्शन है डिस्पनिया, सांस की तकलीफ वाला है। और चौथा है एनोसिमिया, गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। आपका यहाँ आंसर हो जाएगा, कूट देख लीजिए क्या है। चलिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है, पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 2 और 3, तीसरा है केवल 3 और 4, चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका यहाँ आंसर हो जाएगा केवल 3 और 4। 3 और 4 मतलब कि 2, आपका केवल 3 और 4 ऑप्शन सही है। 3 और 4 ऑप्शन ही आपका सही सम्मिलित है, बाकी दोनों सही सम्मिलित नहीं है। आपका है डिस्पेनिया, सांस की तकलीफ वाला है, और एनोसिमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि वाला है। एनोसिमिया हो जाने से गंध की आप गंध को पहचान नहीं पाइएगा, और डिस्पेनिया से आपको सांस में तकलीफ होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। ब्रह्मांड में यानी हमारा यूनिवर्स में पर्सल क्या है। यूनिवर्स में पर्सल क्या है। पहला ऑप्शन है तारों का समूह, दूसरा है घूमते न्यूट्रॉन तारे, सी है किसी तारे का विस्फोट, और डी है किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंग। किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंग। तो आपका आंसर बताना है। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा घूमते न्यूट्रॉन तारे। यहाँ क्या आंसर है आपका, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, तो घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं।
न्यूट्रॉन तारा क्या है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, तो घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, तो याद रखना है पल्सर मतलब क्या है, तो घूमते न्यूट्रॉन तारे, न्यूट्रॉन स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है वो बताना है। पहला है प्रयोगशाला में जो हीरा बनाया जाता है तो उसमें बीज के रूप में क्या उपयोग होता है, कच्चा माल के रूप में क्या उपयोग किया जाता है। पहला है सफ़ेद नीलम, दूसरा है मॉइसाइनाइट, तीसरा है ग्रेफाइट, चौथा है क्यूबिक जिरकोनियम। तो यहाँ बताना है आपका क्या सही ऑप्शन होगा। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, HMX का या के पूर्ण रूप क्या है, HMX का या के का पूर्ण रूप क्या है। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, पहला है HMX का HMX का पूर्ण रूप क्या है, तो हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। दूसरा ऑप्शन है हाई डेंसिटी मोनो एटॉमिक जेनोन, तीसरा है हेज मोनेटाइजिंग जेनोक्राइसिस, और बाद चौथा है हर मैजेस्टिस एक्सप्लोसिव। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर मैजेस्टिस एक्सप्लोसिव। HMX का पूर्ण रूप है, यहाँ आपका हम ऑप्शन बोलने भूल गए, ऑप्शन में आपका याद देख लेते हैं क्या क्या है। पहला फुट है केवल 1 और 2, पहला फुट में क्या है केवल 1 और 2, दूसरा फुट में है 2 और 3, तीसरा है केवल 1, चौथा है 1 और 4, मतलब कि HMX का फुल फॉर्म आपका 2 है यहाँ पर। तो आपका पहला हो गया हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, दूसरा हो गया हर मैजेस्टिस एक्सप्लोसिव। नहीं रॉन्ग हो गया, क्वेश्चन नंबर कितना था 12 था ना, और ये नीचे बोल के छोड़ दिए, इसलिए यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ओनली 1, केवल सी। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव का HMX का फुल फॉर्म क्या है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, याद रखिएगा HMX का फुल फॉर्म हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है। हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन भूल गए तो उसको देख लेते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाने वाला फाइबर है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है। आपका है पहला ऑप्शन नायलॉन, दूसरा है टेरिलॉन, चौथा है ट्वीड, पांचवा है चौथा है केवलर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए हम लोग केवलर फाइबर का उपयोग करते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए क्या करते हैं, केवलर फाइबर का उपयोग करते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है। टेस्ला ने ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया था 2024 में, नहीं 2022 में, तो उसका नाम क्या था। और देखते हैं क्या नाम था आपका है। पहला ऑप्शन है सोफिया, दूसरा है एटलस, तीसरा है पेपर, चौथा है आर्टेमिस। बताना है कि टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है 2022 में जो अक्टूबर में लॉन्च किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्टिमस, ऑप्टिमस इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनहट्टन परियोजना क्या है, मैनहट्टन परियोजना क्या है।
मैनहट्टन परियोजना क्या है? पहला ऑप्शन है ए, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। बी ऑप्शन है दुनिया की सबसे बड़ी कला नीलामी में से एक। सी है न्यूयॉर्क सिटी में एक रियल एस्टेट परियोजना। डी है एक प्रसिद्ध थीम पार्क। तो यहाँ आपका आंसर बताइए क्या होगा? मैनहट्टन परियोजना क्या है? मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो आपका आंसर होगा ए, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ए होगा। ए माने क्या हो गया आपका? एक अनुसंधान और विकास उपक्रम। मैनहट्टन परियोजना क्या है? एक अनुसंधान और विकास उपक्रम है जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। मैनहट्टन परियोजना क्या है? एक अनुसंधान और विकास उपक्रम है जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? आपका है अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, यानी वस्तु कहाँ पर स्थित होना चाहिए? अवतल दर्पण में इस तरह की स्थिति लाने के लिए वस्तु कहाँ पर स्थित होना चाहिए? तो आपका पहला ऑप्शन है फोकस पर, दूसरा है वक्रता के केंद्र पर, तीसरा है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, डी है वक्रता केंद्र से परे। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी वक्रता केंद्र पर। क्या आंसर हो जाएगा? वक्रता केंद्र पर। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए। इस तरह की स्थिति लाने के लिए वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक कैसा उपकरण है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल कैसा उपकरण है? तो आपको यहाँ ऑप्शन हो गया प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? पहला ऑप्शन आपका है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दूसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। सी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा को भंडारण करता है। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है फोटो इलेक्ट्रिक सेल कैसा उपकरण है, उन्हें क्या काम करता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एक प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और नेक्स्ट देखते हैं विलयन या विलायक क्या है? विलयन या विलायक। विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? केमिस्ट्री में किस रूप में जाना जाता है? विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को किस रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन आपका है विलय का संगठन। विलय का पहला ऑप्शन क्या है? विलय का संगठन। दूसरा है विलायक की सांद्रता। तीसरा है विलय की सांद्रता। डी है विलयन की सांद्रता। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, बताइए आपका आंसर यहाँ हो जाएगा डी। क्या होगा? विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड टीकाएं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्या है। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित करती है? कोविड जो टीका है लगाए थे सभी लोग, तो वह कैसे आपके शरीर की प्रतिरक्षा
शरीर में जाके प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया करता है। पहला ऑप्शन है जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा करके, जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा करके। दूसरा है बी ऑप्शन है एक वास्तविक SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा करके। तीसरा है SARS-CoV-2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करा करके। चौथा है SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा करके। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा करके, यानी कि जीवित में कि लाइव रहेगा और छीन डोरमेंट रहेगा, उसको हम लोग इंजेक्शन के माध्यम से प्रवेश कराते हैं शरीर में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। बताना है कि कौन सा लिक्विड बिजली का कुचालक है, इसमें बिजली नहीं चलता है। क्या बताना है, कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। पहला है ऑप्शन नमकीन पानी, दूसरा है संतरे का रस, तीसरा है नींबू का रस, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या आंसर होगा। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बिजली शुद्ध पानी बिजली का कुचालक होता है। यदि हम पानी में अशुद्धियाँ मिला देते हैं तो वह बिजली का सुचालक हो जाता है। और नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस, इसमें अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, इसीलिए यह बिजली का कुचालक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी। पहला है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, दूसरा है रोजलिंड फ्रैंकलिन और मैरिस विल्किंस, सी ऑप्शन है लिनस पॉलिंग, डी है ग्रेगर मेंडल। क्या आपका यहाँ देख रहा है कौन सा सही होगा। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने किया था, तो आपका ये तो बताइए क्या होगा। ये तो होगा ही नहीं, ग्रेगर मेंडल। लिनस पॉलिंग भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। डीएनए डबल हेलिक्स की संरचना की खोज किसने किया था, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। पहला ऑप्शन क्या है, अलग अलग त्वरण होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, समान परिणाम के बल का अनुभव होगा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, या किसी अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह से के पास से स्वतंत्र रूप से गिराते हैं तो किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, दोनों का वेग बराबर होगा। अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को अगर हम चंद्रमा से नीचे गिराएंगे स्वतंत्र रूप से तो दोनों का वेग किसी भी क्षण कोई पॉइंट पर एक समान होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं। वेक्टर जो टीका है, टीका दो प्रकार का होता है, एक वेक्टर टीका है और एक जो हम लोग कोविड में पढ़े थे वो टीका है। प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करता है। पहला ऑप्शन है किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश करा करके, दूसरा है शरीर में रोग जनकों पर सीधे हमला कर उन्हें नष्ट कर देता है, सी ऑप्शन है वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर
सी है, डी ऑप्शन है आपका कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर। कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वायरस को किसी भी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। और नेक्स्ट देखते हैं, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? परत दर परत जोड़ने की प्रक्रिया क्या है? आपका पहला ऑप्शन है निम्न स्खलन सबडक्शन, बी है भूकंप, सी है समुद्रतल फैलाव, डी है संवहन। अब कौन सी प्रक्रिया जो है परत दर परत जोड़ता है, लगातार नई परत को जोड़ता है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र तल का फैलाव। समुद्र तल का फैलाव जो है परत दर परत जोड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। तो इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, तो इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? पहला है महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत। क्या है पहला? महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत। दूसरा है पेंजिया सिद्धांत, सी है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, डी है प्लेट सीमा सिद्धांत। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या आंसर होगा? तो आपका हो जाएगा आंसर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक प्रिंसिपल। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, तो इस सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है, जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में है? यहाँ आपको बताना है mRNA का फुल फॉर्म क्या है। mRNA का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन आपका हो गया मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है म्यूटेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड, सी है मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड, डी है नेमोनिक राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या आंसर है? mRNA का फुल फॉर्म मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एसी करंट को कौन उत्पन्न करता है? एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट को किससे उत्पन्न किया जाता है? पहला ऑप्शन है चोक कुंडली द्वारा, बी है डायनेमो द्वारा, सी है ट्रांसफार्मर द्वारा, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है एसी करंट को कौन उत्पन्न करता है, अल्टरनेटिव करंट को कौन उत्पन्न करता है? तो डायनेमो द्वारा। अल्टरनेटिव करंट आपका डायनेमो के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भार का धारा घनत्व होता है। धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व पहला है ऑप्शन एक अदिश राशि है, दूसरा है एक सदिश राशि है, तीसरा है बीमा विहीन है, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। धारा घनत्व क्या है बताना है आपको। आपका आंसर हो जाएगा एक सदिश राशि है। धारा घनत्व क्या है? एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और नेक्स्ट देखेंगे, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? औषधीय प्रभाव पर, आणविक लक्ष्य पर, रासायनिक संरचना पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आणविक संरचना पर, आणविक लक्ष्य पर। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो आणविक लक्ष्य पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर
को धीमी करता है? वो बताना है कौन प्रतिक्रिया की दर को धीमी करता है। उत्प्रेरक वर्धक पहला ऑप्शन है, दूसरा समांगी उत्प्रेरक, सी है विसमांगी उत्प्रेरक, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर बताना है कि कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमी करता है। आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कैटलिस्ट मॉडरेटर जो रहता है वो प्रतिक्रिया की दर को धीमी करता है, वर्धक नहीं। मंदक उत्प्रेरक मंदक प्रतिक्रिया की दर को करता है, आपका धीमा करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। आगत और निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती हैं बताना। आगत और निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती हैं? पहला ऑप्शन है यकृत में, बी है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, सी है हृदय में, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, सेंट्रल न्यूरो सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल न्यूरो सिस्टम। आगत और निर्गत तंत्रिकाएं, एक आने वाला जो आ रहा है और जा रहा है, दोनों कहाँ पर मिलती है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है। और नेक्स्ट देखते हैं। इन द पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमीसोल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया है। यह स्थान कहाँ है? शिपब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमीसोल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया है। यह स्थान कहाँ है? तो आप पहला ऑप्शन है गोवा तट के बाहर, दूसरा है लक्षद्वीप तट के बाहर, तीसरा है तमिलनाडु तट के बाहर, चौथा है उड़ीसा तट के बाहर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा गोवा तट के बाहर। गोवा के आसपास आपका शिपब्रेक टूरिज्म है, वहाँ पर पुराने शिप पानी वाले जहाज को तोड़ा जाता है, और तो इसीलिए वहाँ के आसपास मलबे, जहाज के मलबे पाए जाते हैं। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 का सदस्य प्रतिनिधित्व कहाँ करते हैं? पहला ऑप्शन है वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%। G20 का सदस्य क्या प्रतिनिधित्व करते हैं? पहला ऑप्शन है वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%। वैश्विक जीडीपी का G20 सदस्य वैश्विक जीडीपी का लगभग 85% का उपयोग करता है। दूसरा है वैश्विक व्यापार का लगभग 50%। सी है विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या, विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल 1 और 3, सी है केवल 1, 2 और 3, डी है केवल 1 और 2। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा 32 का बी, 1 और 3। G20 का सदस्य वैश्विक जीडीपी का लगभग 85% पर कब्जा किया हुआ है और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या इसमें निवास करता है। और वैश्विक व्यापार का लगभग 95% इसके माध्यम से किया जाता है। रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? तो सर्गेई शोइगु, येवगेनी प्रिगोजिन, सी है अलेक्सांद्र लुकाशेंको और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। जो होगा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, सर्गेई शोइगु। ये क्वेश्चन को
बीपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि इसके मुखिया जो थे येवगेनी प्रिगोजिन की मृत्यु बीपीएससी एग्जाम के पहले ही हो गया था, इसलिए ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। यहाँ पर आपका आंसर होता बी, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है क्योंकि बीपीएससी एग्जाम से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल 34 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हम लोग। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? पहला ऑप्शन है विश्व बैंक, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र महिला, तीसरा है सी है विश्व आर्थिक मंच, डी है यूएनडीपी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी, विश्व आर्थिक मंच। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूके की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है ए, उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। बी ऑप्शन है, उन्होंने 68 वर्षों तक शासन किया और 94 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। सी ऑप्शन है, उन्होंने 72 वर्ष तक शासन किया और 92 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। डी ऑप्शन है, इन्होंने 66 वर्ष तक शासन किया और 90 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। तो आपको बताना है यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 35 का ए, यानी कि उन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु इधर रिसेंट ही हुआ था, 2022 में हुआ था। 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गया था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय क्या था? अब तो ये प्रासंगिक नहीं रह गया, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय क्या था? तो पहला ऑप्शन है भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र, बी ऑप्शन है गौरव का मार्ग, सी है रक्षा के लिए तालमेल, डी है आत्मनिर्भरता। तो आपका आंसर हो जाएगा, बताइए, गौरव का मार्ग। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय क्या है? गौरव का मार्ग। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थांडीग्यूट 37 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? थांडीग्यूट नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? तो थांडीग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? थांडीग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है चिली में, दूसरा है नेपाल में, तीसरा है जर्मनी में, डी है म्यांमार में। तो आपका बताना है थांडीग्यूट महोत्सव जो कि 3 दिवसीय महोत्सव है किस देश में मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी म्यांमार में। म्यांमार ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। थांडीग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव आपका किस देश में मनाया जाता है? तो म्यांमार में मनाया जाता है।
इसको और छोटा कर लेते हैं। व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 38वां क्वेश्चन क्या है? व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। व्हाइट हाउस के बारे में बताना है, जो कि व्हाइट हाउस क्या है? व्हाइट हाउस आपका अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। पहला ऑप्शन है व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। व्हाइट हाउस का क्या पता है? 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। दूसरा ऑप्शन है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। तीसरा ऑप्शन है 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। चौथा ऑप्शन है यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा बताइए? यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या है? 2, 3 और 4। 2, 3, 4 यानी कि व्हाइट हाउस का पता ये गलत है, बाकी सब सही है। व्हाइट हाउस का पता क्या है? गलत है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के आधिकारिक निवास का स्थल है। व्हाइट हाउस क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। दूसरा है 1 नवंबर 1900 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले राष्ट्रपति बने। तीसरा है यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। तो आपका व्हाइट हाउस का पता क्या है? व्हाइट हाउस इसका पता कैपिटोल है, कैपिटोल हिल पर आपका व्हाइट हाउस स्थित है। यूएसए वाशिंगटन डीसी में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेट मीटरिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? नेट मीटरिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के लिए संदर्भ में देखा जाता है? नेट मीटरिंग को समाचार में कभी कभी किसके प्रचार के लिए देखा जाता है? तो पहला ऑप्शन है मोटर कारों में सीएनजी किट लगाना। बी है शहरी घरों में पानी के मीटर की स्थापना। सी है एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। डी है घरों की सफाई में पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस का उपयोग। घरों की रसोई में पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस का उपयोग। तो आपका नेट मीटरिंग जो है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ सही। नेट मीटरिंग में एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली को मालिकों ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। यानी कि आप मान लीजिए आप सौर ऊर्जा उत्पन्न कर अपने छत पर और आप ग्रिड को बेचना चाहते हैं, यानी किसी कंपनी को बिजली वितरण कंपनी बेचना चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन पहुँच गए हैं। ऑप्शन ए है मैजेंटा रंग, और आपको बताना है ये रंग है, आपको बताना है किसके संयोजन से ये रंग बनता है, कौन कौन रंगों के संयोजन करने से ये रंग बनता है। तो मैजेंटा रंग नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मतलब कि आपको मिलान करना है। मैजेंटा रंग किससे बनेगा? टील रंग कौन से बनेगा? मॉव सियोन किससे बनेगा? सियान किससे बनेगा? ये आपका रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन, देख लीजिए। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ए।
यहाँ क्या आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा सही। कोड भी देख लीजिए, यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट हो जाएगा। मैजेंटा आपका लाल और नीला से बनेगा। मैजेंटा रंग किससे बनेगा? लाल और नीला से बनेगा। मैजेंटा रंग आपका लाल और नीला से बनेगा। मैजेंटा रंग किससे बनेगा? लाल और नीला से। टील रंग आपका बनेगा नीला, हरा और सफ़ेद। नीला, हरा और सफ़ेद को मर्ज करेंगे तो आपको टील रंग मिलेगा। नीला, हरा और सफ़ेद को मर्ज करेंगे तो टील रंग प्राप्त होगा। और मौव रंग आपको किससे मिलेगा? मौव रंग आपको मिल जाएगा चौथा ऑप्शन से, यानी कि नीला, सफ़ेद और नीला, लाल और सफ़ेद। नीला और लाल और सफ़ेद से आपको मौव रंग मिलेगा। मौव रंग का नीला, लाल और सफ़ेद से मिलेगा। और सियान रंग आपका ऑप्शन ए से, यानी कि हरा और नीला से। हरा और नीला को मिलाएंगे तो हरा और नीला को मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा? सियान रंग मिल जाएगा। मैजेंटा से, मैजेंटा रंग किससे बनेगा? तो लाल और नीला। लाल और नीला को मिलाएंगे तो मैजेंटा बनेगा। टील रंग बनेगा आपका नीला, हरा और सफ़ेद को मिलाएंगे तो टील रंग बनेगा। और मौव रंग आपका बनेगा, मौव रंग का बन जाएगा नीला, लाल और सफ़ेद। नीला और लाल और सफ़ेद को मिक्स मर्ज करेंगे तो आपका मौव रंग बनेगा। आपका सियान रंग बन जाएगा हरा और लाल से। हरा और लाल से, हरा और नीला से आपका क्या बनेगा? सियान रंग बनेगा। हरा और नीला से आपका सियान रंग बनेगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इकतालीसवें क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज की पोताप्सिस की यात्रा के दौरान फट गई थी? मैंने पिछला साल एक जहाज समुद्र में पनडुब्बी डूब गया था, जो कि टाइटैनिक जहाज के यहाँ डूबा था, उसके मलबा को देखने की यात्रा पर गया था। पहला ऑप्शन है एल्विन। पहला ऑप्शन क्या है? एल्विन। दूसरा है फाल्कन। तीसरा है ट्राइडेंट। चौथा है टाइटन। पनडुब्बी का नाम है ये। पनडुब्बी का नाम बताना है कौन सा, जो टाइटैनिक जहाज के मलबा को की यात्रा पर गया था, देखने की यात्रा पर गया था और वो डूब गया था। उसका नाम था टाइटन। इसका नाम भी टाइटन था। और जहाज का क्या नाम था? तो टाइटन। जहाज का नाम टाइटन था। और नेक्स्ट देखते हैं। देख लीजिए, वो फिर कुट वाला क्वेश्चन है, मिलान करना है। हम इसको थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि आप अच्छा तरह से पूरा सा ऑप्शन दे सके। आइए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला है आपका बरेट। दूसरा है सेटिलेटोज। तीसरा है एविटर्स। चौथा है चिंगोन। यह है ब्रांग। तो आपका बताना है कि कौन सा सही सम्मिलित है। तो आपका बरेट क्या है? एक प्रकार का धूप चश्मा है। चलिए हम लोग मिलान करते हैं। बेरेट क्या है? बेरेट एक प्रकार का धूप चश्मा है। और स्टिलेटोज क्या है? स्टिलेटोज आपका हो गया
स्टिलेटोज आपका एक महिलाओं के जूते का एक प्रकार है। स्टिलेटोज क्या है? महिलाओं के जूते का एक प्रकार है। स्टिलेटोज महिलाओं के जूते का एक प्रकार है। एविएटर्स आपका हो गया। एविएटर्स आपका हो गया गलत हो गया। नहीं, आपका बी ऑप्शन सही है। ये आपका बी ऑप्शन सही है यहाँ। चलिए हम लोग देखते हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। वो देखते हैं बेरेट क्या है, इसको मिटा लेते हैं। बेरेट आपका क्या है? बेरेट एक प्रकार की टोपी है। बेरेट क्या है? एक प्रकार की टोपी है। टोपी है। स्टिलेटोज एक महिलाओं के जूते का एक प्रकार है। स्टिलेटोज महिलाओं के जूते का एक प्रकार है। एविएटर्स क्या है? एविएटर्स आपका हो जाएगा एविएटर्स आपका हो गया एक प्रकार का धूप चश्मा। एविएटर्स आपका एक प्रकार क्या है? धूप चश्मा है। आपका चिनगोन क्या है? चिनगोन आपका हो गया एक प्रकार का केश विन्यास, यानी कि चिनगोन आपका पार्टी पाड़ने का एक प्रकार है। हम लोग केश बनाते हैं, उसका एक प्रकार है चिनगोन। तो ब्रो क्या है? ब्रो आपका पुरुषों के जूते का एक प्रकार है, यानी आपका आंसर बी है। फिर से हम लोग देख लेते हैं बेरेट क्या है? एक प्रकार की टोपी है। बेरेट एक प्रकार की टोपी है। बेरेट क्या है? एक प्रकार की टोपी। स्टिलेटोज महिलाओं के जूते का एक प्रकार। स्टिलेटोज महिलाओं के जूते का एक प्रकार। एविएटर्स एक प्रकार का धूप चश्मा। चिनगोन एक प्रकार का केश विन्यास। ब्रोंग पुरुषों के जूते का एक प्रकार। ब्रो क्या है? पुरुषों के जूते का एक प्रकार है। और नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया था? डोनाल्ड ट्रंप ने अपना साक्षात्कार कहाँ दिया था? तो पहला ऑप्शन है रोम में, दूसरा है सेरोजोवा में, सी है एंथोस में, डी है एम्स्टर्डम में। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 43 का सी, यानी कि एंथेस। यहाँ आपका एंथेस में डोनाल्ड ट्रंप ने आपका अपना साक्षात्कार में इंटरव्यू दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन जोड़े सही सुमेलित नहीं हैं? बताना है कि खेल के क्षेत्र में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। पहला है आपका फ्लशिंग मिडीज, आपका देख सकते हैं यहाँ। पहला है फ्लशिंग मिडीज, दूसरा है वीनस रोज वाटर डिश, तीसरा है रोलैंड गैरोस, चौथा ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला। तो आप देख लीजिए ऑप्शन भी, और यहाँ पर मिलान करना है कि चलिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कौन से जोड़ा सही सुमेलित है, बताना है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। बताना है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो चलिए अब बताते हैं, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्लशिंग मीडोज, ये फ्रेंच ओपन, ये गलत है। आपका वीनस रोज वाटर डिश,
विंबलडन हॉकी, ये सही है। अगर रोनाल्ड गैरोस यूएस ओपन, ये भी गलत है। आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला, डापेन अकुस्ट मेमोरियल कप, ये सही है, यानी कि आपका 2 ऑप्शन सही है। वीनस रोज वाटर डिश, विंबलडन ट्रॉफी महिला, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला, डापेन अकुस्ट मेमोरियल कप, ये आपका 2 सही है, यानी आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 45वां क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषी सर्वेक्षण STDI कार्य पूरा किया है? ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 233, सी है 576, डी है 984। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी, माने कि 576 भाषा को। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की 576 भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई या द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति LLCVS का शुभारंभ किया है? किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? तो पहला ऑप्शन आपका तमिलनाडु, दूसरा हो गया सिक्किम, तीसरा हो गया असम, चौथा हो गया मेघालय। यहाँ बताइए क्या होगा आंसर? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और नेक्स्ट देखते हैं, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए, ये कछुए का प्रकार है 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए, इसका वैज्ञानिक नाम है मैनोरिया एमिस। मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ा कछुआ प्रजातियों में से एक है, इसकी विशेषता ये सबसे बड़ा है, इसे एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? बताना है कौन से राष्ट्रीय उद्यान में ये कछुए छोड़े गए हैं। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? पहला ऑप्शन है नातांगी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, सी है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान, डी है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए, नातांगी राष्ट्रीय उद्यान में इसको छोड़ा गया है। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ा कछुआ प्रजातियां हैं, जिसे कि नातांगी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। कहाँ छोड़ा गया है? नातांगी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है, नातांगी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? पहला ऑप्शन है USA, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, सी है जर्मनी, डी है रूस। तो आपका आंसर बताना है क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा USA। अमेरिका ने हाल ही में अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग बताया है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि चाइना इस पर अपना दावा करता है और इसे तिब्बत का पार्ट समझता है। चाइना के 5 फिंगर पॉलिसी में इसे भी एक अंग माना जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियन में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो छोड़ दीजिए, इसका प्रासंगिक नहीं रह गया, इसको हम लोग आइए राष्ट्रीय, फिर भी हम इसका आंसर बता देते हैं।
आपका आंसर हो जाएगा इसमें स्वर्ण पदक जीता था। भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप 10 पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने की पर जोर देता है? तो आपका ऑप्शन है ग्रेड ए, आपका ऑप्शन है ग्रेड ए ऑप्शन में ग्रेड 6, ग्रेड 8, ग्रेड 10, ग्रेड 12। आपका आंसर बताना है कौन सा ग्रेड होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 ग्रेड से, यानी 6 क्लास से व्यावसायिक शिक्षा को शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अड़तालीस 51 नंबर क्वेश्चन है। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला है ऑप्शन USA, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है USA, चौथा है UK। यहाँ हम गलत पढ़ दिए थे, UAE। पहला ऑप्शन UAE, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा USA, चौथा हो गया आपका UK। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी, मैंने ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने की आवश्यकता है? सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया है? सहज भाषा अधिनियम किस देश द्वारा पारित किया गया है वो बताना है। ऑप्शन है आपका पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा है न्यूजीलैंड, चौथा है जर्मनी। आंसर बताना है क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में सहज भाषा अधिनियम पारित किया गया है हाल ही में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के पहले पादप परागणकों जिन्हें टिलिया डैम्बिडस कहा जाता है के टिलियाडेबी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए हैं? दुनिया का पहला पादप परागणकों जिन्हें टिलियाडेम्बिडस कहा जाता है, ये टिलियाडेम्बिडस का जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? और ग्रीस है ऑप्शन। पहला ऑप्शन ए है ग्रीस, बी है भारत, सी है रूस, डी है चाइना। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा चाइना और नहीं रसिया में आपका टिलियाडेम्बिडस जीवाश्म का अवशेष पाए गए हैं। हम लोग स्पीड में करते हैं ताकि बहुत क्वेश्चन बाकी है। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? लिस्बन घोषणा किस इकाई से संरक्षण से संबंधित है? किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? पहला ऑप्शन है ए में वायु, बी में भारत पर्वत, सी में महासागर, डी में मीठे पानी के ग्लेशियर। तो आपका आंसर हो जाएगा, बताइए महासागर। आपका आंसर क्या है? महासागर। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा लिस्बन घोषणा समुद्र महासागर के संरक्षण से संबंधित है। महासागर के संरक्षण से संबंधित है। और नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे? पहला ऑप्शन है बैल, दूसरा है घोड़ा, तीसरा हाथी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़ा को नहीं जानते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? पहला है कुतुब मीनार,
पहला ए ऑप्शन है कुतुब मीनार, बी है लाल किला, सी है इंडिया गेट, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 56 का सी, यानी कि इंडिया गेट। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? तो आपका इंडिया गेट विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। तो शामिल कौन कौन है? कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया, ये सब आपका शामिल है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, बी है स्विट्जरलैंड, सी है आयरलैंड, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड इज द राइट आंसर। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आयरलैंड राइट आंसर हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। और नेक्स्ट देखते हैं, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था? सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? तो आपका ऑप्शन है 1974, दूसरा है 1975, सी है 1976, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1975। सिक्किम भारतीय संघ में पूर्ण राज्य 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? अब बताना है कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है। पहला ऑप्शन में है यूरो, पहला है क्या है? यूरो, दूसरा है पाउंड स्टर्लिंग, सी है यूएस डॉलर, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सबसे महंगा क्या हो जाएगा? पाउंड स्टर्लिंग, वो राइट ऑप्शन है पाउंड स्टर्लिंग। निम्नलिखित में से सबसे महंगी मुद्रा क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग, इसमें यहाँ दिया है उसके अनुसार। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? पहला ऑप्शन है 2022, बी है 2024, सी है 2030, डी है 2047। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है बीपीएससी में, इसको डिलीट कर दिया गया था। यहाँ पर आपका बताया गया कि द गवर्नमेंट ऑफ बिहार साइंड ऑन MOU मोमेंटम ऑफ MOU विथ UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम टू मेक बिहार पोल्यूशन फ्री। ये होगा आपका आंसर। ये गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, इसलिए इसे डिलीट कर दिया गया आयोग के द्वारा। और नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है आजीवक संप्रदाय, दूसरा है बी है वैष्णव संप्रदाय, सी है बौद्ध धर्म, आपका डी है शैव धर्म। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। आंसर होगा बौद्ध धर्म। हम नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? पहला ऑप्शन है एक प्रकार का कांच का बर्तन, बी है एक धातु शिल्प, सी है एक प्रकार की कढ़ाई, और डी है एक प्रकार की मिट्टी का बर्तन। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा एक प्रकार की कढ़ाई। और नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह बिहार के, आइए हम लोग देखते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। कलर चेंज कर लेते हैं।
यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बता रहा है कि बिहार के बांका जिला में स्थित है। बी ऑप्शन बोल रहा है, बी ऑप्शन है आपका। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तीसरा है बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। आपका चौथा है यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो आपको उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है, कौन सा कथन गलत है। यहाँ आपको देखिए कौन सा कुछ का सही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन वाइज। यह बिहार के बांका, वर्तमान बांका जिले में स्थित है। बिहार के बांका जिले में स्थित है, ये आपका गलत है। ये बांका में नहीं, ये भागलपुर जिला में स्थित है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ ये वाला हो जाएगा। ये दोनों गलत, ये दोनों सही है। अब इसमें एक है उसको मानेंगे, बाकी काट देंगे। एक है ये वाला, एक आपका गलत है, रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, ये भी गलत है। इसकी स्थापना कौन किया था? देवपाल ने किया था। आपका यानी कि 1 और 2 दोनों गलत हो जाएगा, इसीलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म के वज्रयान संपदा यहाँ फला फूला, सही है ये। चौथा, यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, ये सही है। और नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण पहला उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। बाबर के संदर्भ में देखना है। उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। सी है क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। 3 है प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। चौथा है युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको कूट द्वारा चुनना है। आपको कूट हो गया पहला ऑप्शन में केवल 1 और 2, बी है केवल 1, 2, 3, सी है 3 और 4, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत में बाबर के आगमन के साथ के कारण उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, यह गलत है। बारूद का आगमन भारत में दिल्ली सल्तनत के समय ही हो गया था। तो हम लोग काट देते हैं, ये गलत हो गया तो इसको काट देते हैं। इसमें 1 1 है उसको काट देते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, अभी पहले से चला आ रहा था, तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा भी गलत है। तो प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, ये सही है। तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, तैमूर वंश राजवंश की स्थापना हुई। और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, ये भी आपका सही है। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। बाबर के आगमन के साथ भारत में तोपों की शुरुआत हुई। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का प्रवेश द्वार कहा जाता था? निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था? यानी मक्का का प्रवेश द्वार, मक्का का द्वार कहा जाता था। पहला ऑप्शन है कालीकट, दूसरा है काम्बे, कालीकट, सूरत, कैम्बे, भरूच। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या आंसर होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा सूरत। बाबुल मक्का किसे कहा जाता है? सूरत को बाबुल मक्का कहा जाता है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, मराठा प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में। तो आपका आंसर हो जाएगा मराठा प्रशासन में। नेक्स्ट देखते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग किस गुफा में स्थित है? पहला है ऑप्शन है बाग में, बी है बाघ गुफा में, दूसरा है एलोरा गुफा में, सी अजंता में, डी है बदामी में। तो आपको आंसर बताना है। बोधिसत्व पद्मपाणि का
पेंटिंग कहाँ स्थित है? तो यहाँ है आपका गुफा संख्या 1 में अजंता में स्थित है, अजंता हो जाएगा यहाँ आंसर। और नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। पहला ऑप्शन है, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। दूसरा है, ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। वो कुट में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है केवल एक, ए ऑप्शन में केवल एक, बी में केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि दोनों गलत है। कि फाहियान यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है, यहाँ फाहियान आपका यहाँ होगा और ह्वेनसांग आपका यहाँ होगा। चलिए, ह्वेनसांग एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। अब सब, फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरक। अब सूची 1 है, सूची 2 है, आपको बताना है चरक किससे संबंधित है, ब्रह्मगुप्त किससे संबंधित है, और बारामिहिर किससे संबंधित है, विशाखादत्त किससे संबंधित है। आपका पहला ऑप्शन है चरक, ये हम लोग देखते हैं आंसर। चरक आपका हो जाएगा चिकित्सा से संबंधित है, ब्रह्मगुप्त आपका गणित से, विशाखादत्त नाटककार, बारामिहिर आपका हो गया ज्योतिष। आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से, ऑप्शन ए है। चरक आपका ज्योतिष से संबंधित है, चरक से संबंधित है ज्योतिष शास्त्र से, चिकित्सा चरक चिकित्सा से संबंधित है, ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है, और बारामिहिर ज्योतिष से, और विशाखादत्त नाटककार थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की। पहला ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है बलबन, चौथा है इल्तुतमिश। आपका यहाँ आंसर बताइए क्या होगा, किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की। नवरोज की शुरुआत आपका हो जाएगा बलबन, 70 का सी राइट आंसर हो जाएगा बलबन। देखते हैं नेक्स्ट, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिम भारत। तो आपका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या आंसर होगा। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। तो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा उत्तर भारत में, उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था। दूसरा है 72वां क्वेश्चन तक पहुंच गया है। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वुड डिस्पैच के संबंध में विचार करना है। पहला है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। दूसरा ऑप्शन है, इसमें महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। तो आपका कुट्स के अनुसार, कुट्स से आपको बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ आपका दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। यानी कि इसने उस शिक्षा के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। प्राइमरी स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषा का सिफारिश किया था। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया है। 73वां क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुई। चेरो राजवंश, आइनिवार राजवंश, कर्नाट राजवंश, पीथीपति राजवंश। आपका आंसर बताना है कि मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा कर्नाट राजवंश। क्या आंसर होगा, कर्नाट राजवंश। कर्नाट राजवंश के दौरान आपका मैथिली भाषा का विकास हुआ। 75 क्वेश्चन तक ही करेंगे, कल फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी वीडियो बहुत लेंदी हो गया है।
आधा आधा ही करेंगे, ठीक रहेगा, ताकि आपको उबाऊ महसूस ना हो। और नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? पहला ऑप्शन है राजगिरी, दूसरा है चंपा, तीसरा है वैशाली, चौथा है पाटलिपुत्र। तो आपका आंसर हो जाएगा राजगिरी। क्या आंसर होगा? तो आपका राजगिरी आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा, बताइए। दूसरा है, इसमें इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या नाम से जानते हैं? गैंगिंग अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। नीचे दिए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन में केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी है केवल 1, डी है 1, 2, 3। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सभी। यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा? सभी। आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। चलिए, यदि हमारा यह तरीका अच्छा लगे और हमारा यह एफर्ट आपको अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और अधिक से अधिक अधिक से अधिक वीडियो बना सकें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।